अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम नावल रीड करने लगे हैं उसका नाम है दिल से दिल तक, जिसे तहरीर किया है बुशरा अहमद ने। तो चलें अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मालूम है दादी जान के कमरे में इस वक्त क्या हो रहा है? हारिस ने टीवी लाउंज में दाखिल होते हुए वहाँ मौजूद चारों नफूस को मुखातिब किया था। जोहा ने मैगजीन पर से ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसे देखा और फिर पहली पोजीशन में आ गई। अलीज़े के हाथ चैनल सर्च करते हुए एक लम्हे को रुके थे, लेकिन फिर अगले ही पल दोबारा सबका मशगले में मसरूफ़ हो गई। अबीरा आंखें मूंदे किसी और ही जहां में पहुंची हुई थी, लिहाजा उसकी महवियत में कोई खलल नहीं पड़ा। सिर्फ अनीज़ा थी जो बड़े बेजार से अंदाज में हारिस को देख रही थी। उस पर छाई बेजारी की ये कैफियत गुज़िश्ता 1 घंटे से थी। उसकी वजह क्या थी, उससे फ़िलहाल कोई वाकिफ़ नहीं था। हारिस लाजमन कोई अहम खबर सुनाने वहाँ आया था, लेकिन इन 4 हस्तियों का रद्द-ए-अमल देखकर सीख पा हो गया। यानी कि कोई नोटिस ही नहीं ले रही। वो तप गया। उसे यूं ही फ़ौरन गुस्सा आ जाया करता था। क्या हो रहा है दादी जान के कमरे में? उसके चेहरे के बिगड़े ज़ाविये लीज़ा की नज़र में आए थे। मुझे नहीं मालूम, तुम खुद जाकर देख लो। वो गिरने के अंदाज में सोफे पर बैठा था, अंदाज में नाराज़ी थी। दादी जान यकीनन अपनी दोनों बहुओं को डांट रही होंगी। जोहा ने मैगजीन पर से नजरें हटाए बगैर सरसरी से अंदाज में क्या सराय की। उनके कमरे में अक्सर बेशतर ऐसी ही कार्रवाइयाँ हुआ करती थीं, या फिर दोनों बेटों को पकड़े बहुओं के गिले शिकवे कर रही होंगी। अलीज़ा ने भी ख्याल के घोड़े दौड़ाए, या फिर दोनों बहुओं के साथ मिलकर अपने बेटों की गैर जिम्मेदारी और लापरवाहियों पर इजहार ख्याल कर रही होंगी। अबीरा ने भी एक लम्हे को आंखें खोलकर गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तुम क्यों पीछे रह गई? तुम भी अपने राय का इजहार कर दो। हारिस अभी भी चिढ़ा हुआ था। उसने अनीज़ा की तरफ रुख किया। अपनी बात का यूं चुटकियों में उड़ाया जाना उसे कतई पसंद नहीं आया था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे तंग ना करो। अनीज़ा ने उसी बेजारी से उसे टोका। भाड़ में जाओ तुम सब लोग, मैं भी नहीं बता रहा। अब की बार उसे गुस्सा आ गया। जब ऐरे गहरे नत्थू खैरों के साथ तुम्हारे रिश्ते तय हो जाएं, तब मेरी मदद मत मांगना। जोहा के हाथ से मैगजीन छूट कर नीचे गिरा। अलीज़ा ने घबराकर रिमोट दूर फेंका। अबीरा एक लम्हे के 20,000वें हिस्से में मौजूदा दुनिया में लौट आई। अनीज़ा की बेजार शक्ल पर अचंभे के तासुरात दर आए। हारिस, प्लीज़ बात तो सुनो। किन अखियों से उन्हें देखता वो कमरे से निकलने को था कि इकलौती बहन होने के नाते जोहा ने जरा मान से कहा, तुम तो खामखाई नाराज़ हो गए। हम तुम्हारी बात सुन तो रहे थे। अलीज़ा ने सरासर झूठ का सहारा लिया। अबीरा भी नज़दीक खिसक आई। अनीज़ा के दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बहर कैफ बात उसे भी सुनना थी। हारिस उन सब पर गोया एहसान करते हुए दोबारा वहाँ आ बैठा। तुम चारों के लाइफ पार्टनर्स के बारे में क्या तरजीहात हैं? उसने गोया कसौटी खेलना शुरू की। सबसे पहले जोहा, तुम बताओ। उसने इकलौती बहन को मुखातिब किया। हो गई ना शुरू अकरबा परवरी। यही हमारी मुआशरे की खराबी है। अनीज़ा बड़बड़ाई। मुआशरा और उसकी बुराइयां वो मौजू था जिस पर वो बिला तौक़ुफ़ इज़हार ख्याल कर सकती थी। तुम फिक्र न करो, तुमसे भी यही सवाल करूंगा। हारिस ने रुख मोड़कर उसे देखा। उन दोनों की कुछ ज़्यादा ही लगती थी। हाँ तो जोहा बताओ, क्या खूबियाँ देखना चाहोगी अपने लाइफ पार्टनर में? वो दोबारा से जोहा की तरफ मुतवज्जा हुआ। ज़्यादा तो नहीं, बस एजुकेटेड हो, हैंडसम, स्मार्ट हो, फैमिली अच्छी हो, लविंग और केयरिंग हो, और सबसे बढ़कर करेक्टर बहुत अच्छा हो। जोहा ने नॉन स्टॉप खूबियाँ गिनवाई थी। ऐसे लाइफ पार्टनर के लिए तो तुम्हें फ़रत इश्तियाक से रब्ता करना पड़ेगा। वही मुहैया कर सकेंगी। अनीज़ा ने मुखलिसाना मशवरा दिया था। बीबी, हकीकी दुनिया में लौट आओ। मैं सिर्फ एक शख्स में पाई जाने वाली खूबियों का जिक्र कर रहा था। तुमने 10 अफराद मेरे सामने ला खड़े किए। हारिस को अपनी इकलौती बहन से इस नासमझी की तौक़ा नहीं थी, लिहाजा नासेहाना अंदाज इख्तियार किया। अच्छा फिर एजुकेटेड तो लाजमी हो। वो फ़ौरन कनात पर उतर आई। तुम बताओ अलीज़ा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उसने रुख अलीज़े की तरफ किया। लविंग और केयरिंग हो। उसने गालबन पहले ही सोच लिया था, सो फ़ौरन बोली, देखो भाई, ये तो हो नहीं सकता कि अम्मी अब्बू मेरे लिए किसी अनपढ़ शख्स का इंतखाब करें। पढ़ा लिखा हो, ये मेरे माँ बाप की ख्वाहिश होगी। दादी जान मुझे बेतहाशा प्यार करती हैं। उनकी पोती की केयर करने वाला हो, ये दादी का मुतालबा हो गया। और रहेगी मैं तो चाहूँगी कि बंदा स्मार्ट हो। अबीरा अगरचे सबसे छोटी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी चालाक थी। उसका अंदाज़ा सबको था। सब ने शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा। अब आप इरशाद करें मैडम अनीज़ा उमर साहिबा, आपका बंदा कैसा होना चाहिए? हारिस मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बस बंदा होना चाहिए। अलीज़ा ने एक लम्हे से भी पेशतर जवाब दिया। उसका जवाब यही हो सकता था। हाँ सही कह रही हो, तुम्हें बंदा मिल भी जाए तो बड़ी बात है। हारिस फ़ौरन मुत्तफ़िक हुआ। अंदाज सरासर चढ़ाने वाला था। तुम हमसे कसौटी खेल रहे हो, ये नहीं बता रहे कि दादी जान के कमरे में क्या बातें हो रही हैं। उससे पेशतर कि अनीज़ा भी उसे कोई करारा सा जवाब देती। जोहा ने झट बात का रुख असल मसले की तरफ मोड़ दिया। 2 अदद रिश्ते डिस्कस हो रहे हैं। हैं? वाकई? कौन है?
कहाँ से आए? ताबड़तोड़ सवालात हुए। अमीन अंकल के फर्जंदो अर्जुमन नंबर 1 और फर्जंदो अर्जुमन नंबर 2। उसने उमर चचा के दोस्त का नाम लिया। अमीन अंकल के तो 6 बेटे हैं, तो फर्जंद अर्जुमन नंबर 3 और नंबर 4 का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? ये अबीरा थी जो बेसब्री से बोली। उफ, ये घर की आखिरी लड़की होना भी कितना दर्दनाक है। उसने हसरत से आ भरी, जिस पर सब नहीं हंसबे तो फीकी से घूरा। अच्छा तुम ये बताओ और क्या पता चला? जोहा और अलीज़ा दोनों के चेहरों पर इश्तियाक था। बस मैंने तो अभी इतना ही सुना था। मैंने सोचा पहले चल कर ये इत्तला तुम्हें दे दी जाए। हारिस अब रिलैक्स हो चुका था, सो रिमोट उठा लिया। जब इतनी बात सुन ली थी तो बाकी भी सुनाते। इतनी जल्दी क्या थी भाग कर आने की? अबीरा ने मुंह बनाया। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नंबर तीसरा है और रिश्ते 2 अदद है, लिहाजा तुम अभी रिंग से फ़िलहाल बाहर हो। हारिस ने फ़ौरन हिसाब बराबर किया। जोहा और हारिस जुड़वा थे और तया जान की औलाद थे, जबकि अलीज़ा, अनीज़ा और अबीरा बिलतरतीब चचा जान की दुख्तरान थी। दादी जान आजकल बड़े शदोमत से अपनी चारों सुगड़ पोतियों के लिए बर ढूंढ रही थीं और ख़ानदान की जुमला तकरीबात में नज़र का चश्मा लगाए हर आए गे का जायज़ा लेने में मशगूल रहती थीं कि शायद कोई ढंग का पीस नज़र आ जाए। अगर किसी तकरीब में पोतियां भी हमरा होती तो कुर्ती ही रह जाती जब इस किस्म के फ़िक्रे कानों में पड़ते। रज़िया, ये नीली शर्ट वाला लड़का कौन है? और जब पता चलता कि खाला सुरैया का बेटा है तो पारा चढ़ जाता। सारा गुस्सा इस बात पर होता कि अच्छा खासा लड़का खाला सुरैया जैसी नामाकूल औरत का लगते जिगर क्यों है। कुछ देर तक कुदरत की सितम ज़रीफ़ी पर इजहार अफसोस करती और फिर तवज्जो किसी और तरफ मबजूल हो जाती। बदहमी शलवार कमीज़ में जो गोरा सा लड़का है उसका हदूद अरबा क्या है? अभी ये सोच ही रही होती कि यहाँ आस पास एक बच्चा बाबा बाबा की गिरदान करता बाबा बाबा की गिरदान करता उस बादामी सूट वाले खूबसूरत लड़के की गोद में जा चढ़ता। अब दादी उस बात का रोना रोती कि इतनी जल्दी लड़कों की शादियां कर देने की क्या तो कह। ऐसे में दादी के पहलू में बैठी चारों पोतियों का बस नहीं चल रहा होता कि अपनी प्यारी दादी जान की तवज्जो इस बेकार मशगले से कैसे हटाई जाती। दादी देखें तो दुल्हन पर कितना रूप आया है। जोहा इन्हें तो हुका देती और वो पादिल न ख्वास्ता तवज्जो स्टेज की जानिब कर लेती। 2-4 मिनट तक स्टेज का जायजा लेने के बाद उनकी आंखों में चमक सी दौड़ जाती। दूल्हा के पीछे जो लड़का खड़ा है वो कौन है? दरियाफ्त भी पोतियों से ही किया जाता। कौन सा लड़का दादी जान? यहाँ तो बहुत लड़के हैं, वो तार कर जवाब देती। ज़रा आंखें खोल कर देखो, वैसे तो इतने बड़े बड़े दीदे हैं, नज़र खाक नहीं आता। वो उल्टा इन्हीं पर खफा हो जाती। वो जिसने काला कोट पहन रखा है उसका पूछ रही हूँ। हमें क्या पता दादी, आप इसी काले कोट वाले से जाकर पूछ ले। अलीज़ा भी चिढ़ जाती। काले कोट वाले से पूछना दादी जान के लिए बजाते खुद कोई मसला नहीं था। मुश्किल सिर्फ ये थी कि स्टेज पर चढ़ना उनके बस से बाहर था। हर तकरीब से वापसी पर दादी पोतियों के चेहरे के जाविये बिगड़े होते। दादी को गोहरे मकसूद ना मिलने का रंज होता तो पोतियां गोहरे मकसूद की तलाश में किए जाने वाले सर्वे से तैश में आई हुई। ताई जान और चची दोनों फ़कीन को समझा बुझाकर ठंडा करती। कई दिनों तक घर में यही मौजू डिस्कस होता। फिर चंद रोज़ के लिए सुकून की फ़ज़ा मैसर आ जाती, लेकिन ये सुकून अमूमन आर्जी होता कि किसी और तकरीब को बुलावा आ जाता। दादी की ये सरगर्मियाँ हमेशा से नहीं थी, बस जब से जोहा और अलीज़ा ने ग्रेजुएशन की थी उस वक्त से ही उनके दिल में पोतियों के हाथ पीले करने की फ़िक्र सवार हो गई थी। इन दोनों को ग्रेजुएशन किए 3 साल हो गए थे। अब तो अनीज़ा और अबीरा भी बीए कर चुकी थी। अबीरा ने तो इन दोनों की तरह बीए के बाद तालीम को खैराबाद कह दिया था, लेकिन अनीज़ा ने आगे एडमिशन लेने को तरजीह दी थी। वो एजुकेशन में मास्टर्स कर रही थी। ऐसे में दादी जान की फ़िक्रें बेजान थी। ताया जान या चचा में से कोई अगर इन्हें ये तसल्ली देता कि अभी बच्चियों की उम्र ही क्या है तो वो और तब जाती। मियाँ, इस उम्र में हम 2 बच्चों की माँ थे, लेकिन अम्मा अब ज़माना बदल गया है। बड़ी बहू भी ज़बान खोलती। हाँ, ज़माना बदल गया है, इसी वजह से तो ज़्यादा फ़िक्र है हमें। हमारे वक्तों में लोगों का अंदर बाहर सा होता था। आजकल की तरह के लोगों के चेहरे नकाब नहीं चढ़े होते थे। यही सोच कर तो होल उठते हैं कि न जाने कैसे लोगों से साबका पड़ेगा। तुम लोगों में तो इतनी समझ भी नहीं कि अगले बंदे को सही तरह से जांच परख लो। तुम्हारे आस्ते पर मैं अपनी पोतियों को नहीं छोड़ सकती, इसलिए जल्दी मचा रही हूँ कि चारों पोतियों का रिश्ता अपने हाथों से तय करूँ ताकि सुकून से तो मर सकूँ। शादियाँ भले तुम 10 साल बाद करना। पान दान का ढक्कन कटाक से बंद करते हुए वो बात ख़त्म कर देती। बात वाकई ही सही थी। जब से लोगों ने दौलत को शराफत का मेयार बनाया था, तबका अशराफिया में ऐसे लोगों की अक्सरियत हो गई थी
जो शराफत को महज लबादे के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 2-4 बार इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ज़ोहा और अलीज़ा को किसी तकरीब में पसंद करके लोग इनके घर आए थे, लेकिन उनके लहजे में छुपा लालच और अंदाज़ो एतवार से झलकते सतहीपन का अंदाज़ा लगाते ही दादी जान ने उन्हें ड्राइंग रूम से ही रुखसत कर दिया था। किसी रिश्ते पर बड़ों के इकट्ठा बैठकर गौर व फिक्र करने की नौबत कम ही आई थी। लेकिन अब मामला अमीन अंकल का था, जो चचा जान के पुराने दोस्त थे। वैसे तो बवजह मुलाजमत उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा इस्लामाबाद में गुजरा था, लेकिन जब कभी भी अपने आबाई शहर मुल्तान आना होता तो उनके घर ही ठहरते थे। उनकी बेगम घरेलू खातून थी, घर से कम कम ही निकलती थी। अलबत्ता अमीन अंकल के हाथ सब के लिए तोहफ़ाई भेजवाती रहती थी। अमीन अंकल ने अपनी पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ख्वाहिश का इजहार किया था। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन दादी जान का मौक़िफ़ था कि जब तक वो खुद लड़कों को देखकर तसल्ली नहीं कर लेती, हाँ नहीं करेंगी। दादी जान का खुद तो इस्लामाबाद जाना काफ़ी मुश्किल था, सो तय ये पाया कि अमीन अंकल की फ़ैमिली को बाकायदा इनवाइट किया जाए, ताकि अमीन अंकल की मिसिज़ भी इन लोगों के तौर अतवार अच्छी तरह देख लें और इन लोगों की भी लड़कों से मुलाकात हो जाए। प्रोग्राम तो सादा सा था, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए उन लोगों को फ़ोन करके इन्वाइट कर लिया गया। मेहमानों की आमद का सुनकर दादी खासी पुरजोश हो गई थी। खुद भी सारा दिन मसरूफ़ रहती और पूरे घर को भी साथ लगाए रखती। उनीज़ा की यूनिवर्सिटी जाने के बायस काफ़ी हद तक बहस हो जाती थी। अलबत्ता ज़ोहा, अलीज़ा और अबीरा घन चक्कर बनी हुई थी। दादी जान की हिदायत पर अमल किए जाती और बड़बड़ाए जाती। सारा जोश व खरोश भाप बनकर उठ गया था। बहरहाल दादी जान की तनकीदी निगाहों और कड़ी निगरानी की बदौलत घर का कोना कोना लश्कारे मार रहा था। ड्राइंग रूम समेत कई कमरों की 8 से 9 सेटिंग कर दी गई। ऊपर की मंजिल पर वाक़ई तीनों कमरे मेहमानों के लिए सेट कर दिए गए थे। कॉरिडोर, बरामदे और पिछला सैन हमेशा ही चमकाए रहते थे, क्योंकि इस घर के मकीनों को नंगे पाँव पूरे घर में मटर गश्त करने की आदत थी। लिहाजा सारा दिन कोई ना कोई लड़की झाड़ू पोछा उठाए नज़र आती थी। और बकौल दादी जान, यही वो वाहिद काम है जो ये लड़कियाँ बगैर कहे करती हैं। हारिस को शुरू में तो दादी जान की ये मज़ीद सफाई मुहिम एक ना बहाई। हर चीज़ का ठिकाना जो बदल गया था। वो वाहिद शख्स है जिसके तसर्रुफ़ में पूरा घर था। हर कमरे में इसकी कोई ना कोई चीज़ पड़ी मिलती। किताबें दादी जान के कमरे में पाई जाती, क्योंकि वो रात को वहीं बैठकर पढ़ने का आदी था। उसकी अपनी वार्डरोब में वही 2-4 कपड़े होते जो ताई जान धोकर प्रेस करवा कर रखती। बाकी चीज़ें कहाँ हैं, ये उसका दर्द सर नहीं था। जूते जराबे नहीं मिल रहे तो ज़ोहा के कमरे से निकलेंगे। कल यूनिवर्सिटी से सीधा उसी के पास गया था। वॉलेट, मोटरसाइकिल की चाबी और मोबाइल फ़ोन लाउंज में पड़ा रहता। अक्सर तो ऐसा होता था कि मोबाइल बज रहा है और चारों लड़कियों में से कोई बजता मोबाइल उठाए घर में इधर उधर उसे ढूंढ रही होती। दादी चिढ़ जाती। वाहिद लड़का है जो मोबाइल तक नहीं संभाल कर रख सकता, वरना और कुछ हो ना हो, लड़के कम अज़ कम मोबाइल को ज़रूर सीने से लगाए रखते हैं। बहरहाल दादी जान की सफाई मुहिम के नतीजे में पूरे घर में बिखरा उसका पहनावा सिमट कर उसके अपने कमरे तक महदूद हो गया था, जिससे उसे अजहद उलझन हो रही थी। ज़रा बताओ, रात के 11:30 बजे ख्याल आया कि कल के असाइनमेंट की तैयारी कर ली जाए। यक बस्ता सर्दी में अपने कमरे से निकलकर दादी जान के कमरे में पहुंचा तो इत्तला मिली कि सारी किताबें तो उसके अपने कमरे में राइटिंग टेबल पर नहाए थे सलीका से रखी हुई हैं। ये भी कोई तुक है, वो वापस पलटते हुए झुंझलाया। जूते जराबे नहीं मिले। वो सीधा ज़ोहा के कमरे में जा पहुंचा। उनीज़ा बेड पर किताबें फैलाए नोट्स बना रही थी। मेरे जूते रखे थे यहाँ। बेड के नीचे झुककर देखने पर भी जब कुछ न मिला तो उनीज़ा को मुखातिब किया। अच्छा, वो भी उनीज़ा थी। यूं सर हिलाकर अच्छा कहा, जैसे हारिस ने कोई अहम इत्तला दी हो। मैंने तुम्हें कोई इत्तला नहीं दी, दरियाफ्त किया है। उसे हनूस किताबों में मुनहमिक देखकर झुंझला गया। अगर पूछ रहे थे तो तुम्हें यूं कहना चाहिए था कि मेरे जूते कहाँ रखे हैं। उनीज़ा ने आदतन उसकी तस्दीक की। अच्छा बाबा, बताओ कि मेरे जूते कहाँ रखे हैं। हारिस को गालबन देर हो रही थी, सो सुलह जो अंदाज इख्तियार किया। तुम्हारे जूते। उसने जहन पर जोर डाला। पता नहीं, जोर डालने के बाद यही जवाब सामने आया था, और ये जवाब सुनकर हारिस का दिमाग घूम गया। अगर नहीं पता था तो मेरा इतना टाइम क्यों ज़ाया किया। सच्ची मुझे वाकई नहीं पता। नीज़ा का मूड खिलाफ तौक़ा अच्छा था, लिहाजा सच्चे दिल से उसे वजाहत देना चाहिए, लेकिन उसे घूरते हुए बाहर निकलने ही वाला था कि ज़ोहा वाशरूम से बरामद हुई। तुम्हारे जूते तुम्हारे कमरे में ही हैं, शू रैक में देखो। वो सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी, सो फ़ौरन उसे सही जवाब फराहम किया। क्यों, मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं मेरे जूते। वो चिढ़ गया। खामखाई इतना टाइम जो ज़ाया हो गया था। एक तो इस घर में कोई चीज़ सही जगह पर नहीं मिलेगी। वो बड़बड़ाता हुआ निकल गया। कुछ दिनों तक यही सीन चलता रहा, लेकिन ये हुआ कि मेहमानों की आमद किसी न किसी वजह से मुलतवी होती गई। घर भी आहिस्ता आहिस्ता पुरानी रूटीन पर लौट आया। दादी भी मायूस सी हो गई। अब बिला वजह क्यों कर्फ्यू लगा कर रखा जाए, वो यही सोच कर कुछ ना कहती। हारिस के मज़े आ गए। लड़कियां पुरानी सरगर्मियों में मशगूल हो गई। ज़ोहा काम से फारिग होकर अपने हाथ पाँव की हिफाजत करने में लगी रहती। उसके हाथ पाँव
थे भी बहुत खूबसूरत। अलीज़ा को बाकी कामों से कोई ख़ास शगफ़ नहीं था। उसके दो ही शौक़ थे, या तो सिलाई मशीन पे कपड़ों की सिलाई में लगी रहती या फिर चैनल सर्च करती मिलती। अबीरा को मुताले से शगफ़ था, इसके ज़िम्मा बर्तन धोना थे। बकौल उसके बर्तन धो कर यूँ लगता है जैसे अब तो यही मेरा महबूब मशग़ला है। उनीज़ा ज़्यादातर पढ़ाई में लगी रहती। वो अगरचे अबीरा से बड़ी थी, फिर भी घर के काम काज में अबीरा की निस्बत कम आई थी। बहरहाल दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहे थे और ऐसे ही दिनों में एक दिन वो था जब बिल्कुल अचानक अमीन अंकल की बेगम की आमद हुई। उनके साथ फरजंद अर्जुमंद नंबर 1 था। दोपहर के करीब वो लोग पहुंचे थे। जोहा, अलीज़ा और अबीरा तीनों घर के काम काज निपटाकर लाउंज में डेरे डाले बैठी थी। जोहा किसी मैगज़ीन में से कोई टोटका बआवाज़ बुलंद पढ़ रही थी। अलीज़ा अपनी तमाम तर तवज्जो के साथ सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। अबीरा के हाथ में मुस्तनसिर हुसैन ताडर की प्यार का पहला शहर थी। दादी जान सोफे पर बैठे बैठे ऊँघ रही थी। ऐसे में डोरबेल की आवाज़ ने गोया सूर सा फूंका। ताई जान गेट खोलने उठ गई। शायद अनीज़ा आ गई। अम्मी हाथ पोंछते हुए किचन से निकली थी, लेकिन ताई जान के साथ एक शनासा चेहरे वाली खातून और स्मार्ट से लड़के को देखकर चौंक गई। फिर एक लम्हे के भी 1000वें हिस्से में उन्होंने मिसेस अमीन को पहचान लिया था। ताई जान और अम्मी दोनों सादा मिजाज खवातीन लाउंज में मौजूद लड़कियों को संभलने का ज़रा सा भी मौका दिए बगैर मेहमानाने ग्रामी को अपने जलों में लेकर खुश सीधी सीधी इधर ही चली आई। तीनों लड़कियां चौंके बचपन के बाद आज पहली मरतबा स्मीना आंटी को देख रही थी, सो पहचान ना पाई। महज गड़बड़ा कर रह गई। ताई जान ने तारुफ करवा कर मुश्किल आसान की। ये और बात थी कि तारुफ हासिल करने के बाद उनकी गड़बड़ाहट में इजाफा ही हुआ। पहला ख्याल तीनों को अपने हुलिये का ही आया। दादी जान की कई दिनों की नसीहत के बाद तीनों ने आज सुबह सर में खूब सारा तेल डालकर मालिश करवाई थी। तेल लगाकर वो सब कितनी रौनक लगती है उसका उन्हें बखूबी अंदाजा था। ऊपर से अम्मी भी मेहमानों को लेकर सीधी वहीं चली आई। बेटा, दादी जान को तो उठाओ। वो तीनों सलाम दुआ करके बाहर निकलने के चक्कर में थी जब ताई जान ने कहा। दादी की नींद इस उम्र में भी गजब की थी। इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज होकर सोती थी। ये और बात थी कि उठने पर यही कहती थी कि आप तो बस ऊँघ लेते हैं। गहरी नींद सोए हुए तो मुद्दत हो गई। अपनी वालदा के फरमान पर जोहा नहीं उनको उठाने की कोशिश की, जबकि अलीज़ा और अबीरा सिलाई मशीन और इर्द गिर्द फैले कपड़े समेटने लगी। दादी जान को तो यूं नींद में खलल डाला यूं नींद में खलल डालना पसंद नहीं आया था, लिहाजा उन्होंने जोहा को घूरने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंखें खोलते ही लाउंज के माहौल में वाज़े तब्दीली की वजह से उनका दिमाग एकदम से बेदार हुआ था। स्मीना आंटी फौरन बढ़कर उनसे मिली थी, साथ ही अपने फर्जंद अर्जुमंद का तारुफ भी करवाया। ये मेरा बेटा है फराज। वो भी अपनी माँ की तकलीद में आगे बढ़कर दादी के आगे झुका। लड़का तो अच्छा है। उसके सर पर हाथ फेरते हुए दादी फिलवक्त यही सोच पाई थी। स्मीना आंटी अब अपनी अचानक आमद का अहवाल सुना रही थी। कितनी दफ़ा प्रोग्राम बनाकर कैंसिल करना पड़ा। आना तो सबको गट्ठे ही था। कभी उनके पापा की कोई मसरूफियत निकल आती तो कभी ये लोग हाथ नहीं लगते थे। मैं तो मायूस हो गई थी। आज भी फराज दफ्तर के काम के सिलसिले में आ रहा था। सबका इकट्ठे आना तो मुमकिन नहीं था। मैंने सोचा मैं उसके साथ ही चल पड़ती हूँ। बहुत अच्छा किया। अब ऐसा करो, तुम लोग मुँह हाथ धो लो, सफ़र की दुकान उतर जाएगी। दादी जान ने दुरुस्त मशवरा दिया। जोहा, बात सुनो बेटा। दादी जान ने पोतियों की तलाश में नजरें दौड़ाते हुए बाआवाज़ बुलंद पुकारा तो जोहा का जी चाहा कि अपना सर पीट ले। बादल न ख्वास्ता वो एक बार फिर लाउंज में आ गई। ये मेरी सबसे बड़ी पोती है, अबसार की बेटी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। आंटी मुस्कुरा रही थी, जबकि इनके बेटे ने एक नज़र अपनी माँ पर डालकर दूसरी इस प्यारी लड़की पर डाली, जैसे अपनी माँ के बयान की सदाकत जांच रहा हो। जोहा खड़ी जुज़बुज़ हो रही थी। जी दादी जान, क्यों बुलाया था? पर आखिर उसने पूछ ही दिया। हाँ बेटा, अपनी आंटी का सामान गेस्ट रूम में ले जाओ। ताई जान ने कहा तो उसने सारे लाकर सामान की तलाश में नजरें दौड़ाई। स्मीना आंटी के कदमों के करीब एक छोटा सा बैग धरा था। बाकी सामान कहाँ है? दादी ने दरियाफ्त किया। अरे सामान कैसा? स्मीना आंटी हंसी। कल सुबह की तो वापसी है। ये फराज यूं ही हवा के घोड़े पर सवार रहता है। लो, इतने सालों बाद तो आई हो, और वो भी यूं खड़े खड़े। दादी ने अपना ऐत भरे अंदाज में उन्हें डपटा।
उसके बाद स्मीना आंटी ने तो कई तावीलें पेश करना चाहिए, लेकिन दादी के आगे एक ना चली। बड़ा आखिर तय ये पाया था कि फ़राज़ प्रोग्राम के मुताबिक चला जाएगा, जबकि स्मीना आंटी कुछ रोज़ क़याम करेंगी। इस सारी गुफ्तगू के दौरान ज़ोहा बड़े तहम्मुल से एक तरफ खामोश खड़ी रही, जबकि अंदर किचन में अलीज़ा और अबीरा को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। अल्लाह अल्लाह करके प्रोग्राम तय हुआ तो ज़ोहा मेहमानों को अपनी हमराही में लेकर गेस्ट रूम की तरफ बढ़ी। बैग उसके उठाने से पेशतरी फ़राज़ ने उठा लिया था। क्या करती हो बेटा आप? स्मीना आंटी ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दरियाफ्त किया। मैं आंटी आजकल तो फारिग ही होती हूँ, उसने बड़ी मतानत से सच्चाई बयान की। ग्रेजुएशन तो मुकम्मल कर लिया ना? हाँ जी, 3 साल हो गए। इस्बात में जवाब देते उसने मुद्दत भी बता दी, जो उन्होंने हरगिज़ भी नहीं पूछी थी। घर तो बड़ा प्यारा सेट कर रखा है। आंटी को ख़ास तौर पर सेट किए कमरे की आराइशी खासी भाई। जी, ऊपर वाले तीनों कमरे दादी जान ने अपनी मर्ज़ी से सेट करवाए हैं। एक तो उनमें सलीका भी बहुत है, दूसरा उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी है। आज उसके अंदाज में हर दर्जा इनकसारी दर आई थी। खासी ज़िम्मेदार पोती की मानदी तो उसने दादी जान की जुमला इस्फ़ात बयान की। इंटीरियर डेकोरेशन के अलावा और क्या मशागिल है दादी जान के? फ़राज़ से रहा ना गया, मुस्कुराहट दबाते हुए पूछ ही लिया। जी, वो चौंगी स्मीना आंटी भी मुस्कुरा रही थी। वो एकदम हिजल हो गई। भला इसमें इतने हंसने वाली क्या बात है? मैंने तो आम सी बात की थी। उसने हैरानी से सोचा। अच्छा आंटी आप लोग फ्रेश हो जाएं। उसने वहाँ से निकलने के लिए पर तोले, वरना आंटी अभी मजीद गपशप के मूड में थी। नीचे आकर उसने मनोआन सारी बात अलीसा और बीरा के गोशे गुजार की। दोनों ने हंस पे तौफीक उसे घूरा। बेवकूफ़, वो दादी जान का रिश्ता लेने नहीं आए जो उनकी जुमला इस बात पर इतनी तफसील से रोशनी डाले बैठ गई थी। भला क्या इम्प्रेशन पड़ा होगा उन पर? किसका इम्प्रेशन? दादी जान का इम्प्रेशन। ज़ोहा ने हैरानी से दरियाफ्त किया। जी नहीं, हमारा। सोचेंगे कि जो जवान पोतियों के होते हुए दादी खुद ही घर की तज़य्युन और आराइश की फ़िक्र में रहती है। नखट्टू और बदसलीका समझेगी हमें। अलीज़ा को उसके साथ साथ अपनी फ़िक्र भी थी, सो वजाहत से लताड़ा। और वैसे तुम पर आज उनीज़ा का असर कैसे हो गया? इतने सच तो सिर्फ वही बोलती है, अबीरा ने कहा। अगर उनीज़ा नहीं आई अब तक? उसका जिक्र आते ही अलीज़ा को उसका ध्यान आया। हारिस और वो गठे ही लौटते थे। हारिस वापसी पर उसको पिक करता था। वो तो आ ही जाएगी, तुम ज़रा जल्दी से सलाद बनाओ, मैं फुलके डाल लेती हूँ। ज़ोहा ने उसकी तवज्जो घड़ी की तरफ दिलवाई। फिलवक्त तो घर में मौजूद वाज़मात से ही मेहमानों की खातिर मदारत की जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा एहतमाम का वक्त नहीं था। उन लोगों के नीचे आती उन लोगों ने टेबल सेट कर दी थी। खाने के दौरान ज़्यादातर दादी जान और समीना आंटी ही बोलती रहीं। अम्मी और ताई जान भी वक्तन फ़वक्तन इशारे ख्याल कर देती थी। वो तीनों अलबत्ता फ़राज़ की मौजूदगी के बाइस खामोश ही थीं। मैं ज़ोहा से कह रही थी कि आप लोगों ने घर बहुत खूबसूरती से डेकोरेट कर रखा है। समीना आंटी को ड्राइंग रूम और डाइनिंग की सजावट भी भाई थी। सो एक बार फिर उसी मौजू पर लौट आईं। हाँ भाई, हम तो पुराने ज़माने के लोग हैं, ये सब तो इन्हीं बच्चियों का कारनामा है। दादी जान ने रुमानी से मुबालगा राय की तो पानी पीते पीते ज़ोहा को अछू लग गया। सबसे ज़्यादा शौक तो हमारी ज़ोहा को ही है। ऊपर वाले कमरे देखे ही होंगे तुमने, सारी मेहनत उसी की है। फ़राज़ मुस्कुराहट छुपाने को तेजी से प्लेट पर झुका था और सच्चाई की अलमबरदार ज़ोहा का जी चाहा कि बैठे बैठे कहीं गुम हो जाए। दादी को अपना पसंदीदा मौजू मिल गया था। अपनी पोतियों में वो तमाम खूबियाँ उन्होंने 15-20 मिनट में बयान कर दी, जिनसे अब तक उनकी पोतियाँ खुद भी नावाकिफ़ थी। मुबालगा राय का ये सिलसिला भी जारी ही रहता कि उनीज़ा और हारिस की आमद ने तसलसल तोड़ दिया। हारिस बाहर से ही बोलता आ रहा था। उसे गालबन मेहमानों की आमद का पता नहीं चला था, क्योंकि वो सीधा अपने कमरे में चला गया था। उनीज़ा ने अलबत्ता ड्राइंग रूम से आती आवाज़ें सुनकर थोड़ा सा झाँक कर देखा था। वो वहीं खड़े खड़े इशारे से लीज़ा से कुछ पूछ रही थी। मेहमानों की उसकी जानिब पूछती। लीज़ा ने आंखों ही आंखों में उसे कुछ बताना चाहा। उसी लम्हे ताई जान की उस पर नज़र पड़ी थी। वो पलटने ही वाली थी कि उन्होंने पुकारा, इधर ही आ जाओ नीज़ा, देखो तो कौन आया हुआ है। उन्होंने बड़े प्यार से उसे बुलाया। ताई जान को अक्सर ही उस पर प्यार आ जाया करता था। कभी तो ऐसा लगता था कि ज़ोहा के बजाय वो ही उनकी बेटी हो। ताई जान के बुलाने पर उसने अंदर आकर बावाज़ बुलंद सबको सलाम किया। ये उमर की बेटी है, अलीज़ा और अबीरा के दरमियान की है। दादी जान ने उसका तारुफ भी करवाया। आओ बेटा खाना खाओ। समीना आंटी ने उसे कहा। जी मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ। हारिस को भी बुला लाना। अब की बार अम्मी ने उसे मुखातिब किया। उसका तो मूड बिल्कुल ऑफ है, मुझे डांट देगा। उनीज़ा ने किसी किस्म का पर्दा रखना ज़रूरी नहीं समझा था। क्यों, क्या हुआ? दादी जान ने भी फ़ौरन ही वजह जानना चाहिए थी। हालांकि पता भी तो था कि ये तो रोज़ नश्तर होने वाला ड्रामा है। इतने दिनों से मुझे लेट लेने आता था, घंटा घंटा मुझे गेट पर इंतज़ार करना पड़ता था। आज सुबह मैंने ताया जान से शिकायत लगा दी, इसी बात पर नाराज़ है। बस इतनी सी बात पर दादी जान को ताज्जुब हुआ। हाँ बस, उसने कन्नी कतराना चाहिए। आज भी लेट ही आया होगा। ताई जान ने अंदाज़ा लगाया। आखिर माँ थी उसकी। नहीं, आज तो टाइम पर आ गया था। नीज़ा ने कुछ हिचकिचाहट अमेज़ अंदाज में तस्लीम किया। तो फिर आज लेट क्यों हो गया? अब की बार अम्मी ने मुदाखलत की। न जाने उस घर की इन ख़वातीन को हर बात को अंदर तक जानने की जल्दी क्यों होती थी।
अबीरा, अलीज़ा और ज़ोहा तीनों को उस क्यों और कैसे की गर्दान से शर्मिंदगी हो रही थी। मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं था कि वो टाइम पर आ जाएगा। मैं अंदर अपनी दोस्तों के पास बैठी रही। रोज़ाना के टाइम पर जब बाहर निकली तो ये तप रहा था। एक दिन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ गया तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? उसके लहजे में सादगी थी। अलीज़ा का पूरी शिद्दत से दिल चाहा कि या तो इसका सर पीट ले या फिर अपना। अच्छा तुम चेंज करके आओ। अम्मी ने गहरा सांस लेते हुए उसे अंदर भेजा। मैं हारिस को बुला लाती हूँ। ज़ोहा भी उठ गई। बाहर जाकर उनीज़ा की क्लास जो लेनी थी। फराज एक रोज़ क़याम के बाद वापस चला गया। हारिस के साथ उसकी अच्छी खासी गपशप हो गई थी। ताया जान और चचा जान उससे पहले भी मिले हुए थे, लेकिन घर की जुमला ख़वातीन के साथ उसकी पहली मुलाकात थी जो काफ़ी अच्छी रही। अच्छे मिजाज का लड़का है, अदात व अतवार भी नेक हैं, ये दादी जान की राय थी। मिजाज वाली बात तो ठीक है, लेकिन ये नेक अतवार दादी को न जाने कहाँ से नज़र आ गए थे। कम अज़ कम ज़ोहा को तो वो इतना नेक हरगिज़ नहीं लगा था, लेकिन ये उसकी ज़ाती राय थी जिसका इज़हार वो दादी जान के सामने करने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। एक लड़का तो दादी जान ने देख लिया था, अब दूसरा भी देखना चाह रही थी। उसका मौका भी जल्दी मिल गया। 1 हफ्ते बाद मीना आंटी ने जाने का कसद किया तो उन्हें लेने के लिए सफ़ीर आया था। आंटी बड़ी होशियार हैं, कैसे बहाने से अपने दोनों बेटों का दिखावा करवा दिया। ये बीरा की राय थी। सफ़ीर को गालबन फराज अहल खाना के मुतालिक तफसीलन बता चुका था, सो इसकी आमद ही हंसते खिलखिलाते हुई थी, या शायद वो था ही हंसोड़। स्मीना आंटी अपने 1 हफ्ते के क़याम के दौरान घर के फ़र्द की सी हैसियत इख्तियार कर गई, सो सफ़ीर को भी ऐसे ही प्रोटोकॉल मिला। कम अज़ कम इस बार दादी जान को अपनी दूसरी पोती की जुमला इस्बात पर रोशनी डालने की ज़हमत नहीं करनी पड़ी। इस बार हर बात बताने को स्मीना आंटी खुद ही काफ़ी थी। अम्मी अलीज़ा कौन सी है? मुझे तो चारों ही एक सी लग रही हैं। माँ से तन्हाई में मिलते ही उसने सरगोशी के अंदाज में दरियाफ्त किया। वो जो ग्रीन सूट में थी वो ज़ोहा थी और वो वाइट सूट वाली अलीज़ा। उन्होंने निशानी बताई। वाइट सूट वाली अलीज़ा तो पता चल गई, लेकिन ग्रीन सूट में तो 2 लड़कियां थी। उनमें ज़ोहा कौन सी है? कोई और निशानी बताएं। सफ़ीर अपने होने वाली भाभी का तारुफ चाह रहा था। तुम्हें फराज ने कोई निशानी नहीं बताई? स्मीना आंटी मुस्कुराई। उसने तो ये बताया था कि चारों में से जो तेल लगे बालों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है वही ज़ोहा है। वाह, बहुत अच्छी निशानी बताई है। अच्छा, अब जब नीचे चलेंगे तो मैं उसे नाम लेकर मुखातिब करूँगी, तुम देख लेना। उन्होंने मसले का हल बताया तो वो भी मुतमिन हो गया। किचन में इस वक्त वो चारों खासी तेज़ी से मसरूफ़ अमल थी। मुस्तैदी से काम निपटाते हुए बर्तनों की कटर पटर के साथ बातों की आवाज़ें भी बुलंद हो रही थीं। खाना ज़ोहा और अलीज़ा पका रही थीं। अबीरा हाथ के हाथ बर्तन धोने पर मामूर थी। छुट्टी के बायस ताया जान और चचा भी घर पर थे, लिहाजा हर 10 मिनट बाद चाय के ऑर्डर्स भी आ जाते थे, और चाय अनीज़ा से बेहतर कोई बना नहीं सकता, लिहाजा ये ड्यूटी उसकी थी। अलीज़ा, तुम्हें सफ़ीर कैसा लगा? ज़ोहा का न जाने क्या ख्याल आया जो काम रोककर अलीज़ा से पूछ बैठी। सफ़ीर को छोड़ो, तुम ये देखो कोफ्ते कुछ सख्त नहीं लग रहे। अलीज़ा की पूरी तवज्जो कोफ्तों की तरफ थी। नहीं, कोफ्ते तो ठीक हैं, तुम सफ़ीर के बारे में बताओ ना, तुमने कोई ख़ास बात नोट की? ज़ोहा की सुई वहीं पर अटकी हुई थी। हाँ, हंसता बहुत है, लेकिन ज़ोहा ये कोफ्ते दादी जान को पसंद नहीं आएंगे और वो सबके सामने इजहार ख्याल भी कर देंगी। अलीज़ा को दादी के मिजाज का अंदाज़ा था, सो इसकी ये फ़िक्रमंदी गलत न थी। तुम इनकी फ़िक्र छोड़ो, कह देना ज़ोहा ने बनाया है। अब संजीदगी से मेरी बात का जवाब दो। वो भी चिढ़ गई। अच्छा पूछो, क्या पूछना है? उसने भी थोड़ी देर ज़हन कोफ्तों की फ़िक्र से आज़ाद किया। मैं पूछ रही थी कि तुम्हें सफ़ीर कैसा लगा? ज़ोहा ने गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर सवाल दोहराया। मैं क्या बताऊँ, अभी तो ठीक से देखा ही नहीं। क्यों? कल रात को जब तुम अब्बू के लिए चाय लेकर गई थी तो वो भी तो वहीं पे था। इतनी देर तुम वहाँ रुकी रही, देखा ही नहीं? अबीरा को हैरत हुई। अब बस की बात है, सोचा तो मैंने भी यही था कि चाय देने के बहाने तफसील से देख लूँगी, लेकिन वहाँ पहुँची तो अब्बू ने टीवी पर कैपिटल टॉक लगा रखा था। मैं उस तरफ मुतवज्जा होगी। इतनी मज़ेदार लाइव लड़ाई आ रही थी सियासतदानों की। अलीज़ा का ध्यान कैपिटल टॉक में उलझ गया। वैसे ज़ोहा, तुम बार बार अलीज़ा से ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अनीज़ा ने असल वजह जानना चाहिए और उससे पहले कि ज़ोहा उसे जवाब देती हारिस वहाँ चला आया। दादी जान पूछ रही हैं खाने में कितनी देर है? आया तो वो पानी पीने था, लेकिन उनको बातों में मशगूल देखकर अपनी तरफ से दादी का पैगाम दिया जिसका ठीक ठाक असर हुआ। सब दोबारा अपने अपने कामों की तरफ मुतवज्जा हो गई। हारिस, प्लीज़ एक काम कर दो। ज़ोहा ने उसे वहाँ बैठने के मूड में देखा तो झट पिस्ता बादाम उसके आगे रख दिए। ज़रा हवाइयाँ तो कतर दो, लाओ प्लेट दो। उसने बिला चूं चना पिस्ते अपने सामने रखे। नहीं, तुम ये रहने दो, मैं कर लूँगी, तुम सफ़ीर के पास चले जाओ, वो बोर हो रहा होगा। नीज़ा ने जिम्मेदारी दिखाई। नहीं, वो बोर नहीं होगा क्योंकि दादी जान उसे कंपनी दे रही हैं। वो हनूस काम में मसरूफ़ रहा है। दादी जान, भला दादी जान उससे क्या बात करेंगी? लीज़ा को अचंभा हुआ। वो उससे हर बात कर सकती हैं क्योंकि हमारी दादी जान जनरेशन गैप जैसी किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, और फिर सामने भी तो सफ़ीर है। 2 घंटे से ना ही दिलचस्पी से दादी जान से उनकी शादी का हवाल सुन रहा है।
अगर वाक़ई ऐसा है तो ये बहुत जल्दी दादी की गुड बुक्स में आ जाएगा। ज़ोहा ने राय दी। आ जाएगा क्या मतलब, आ गया है, हारिस ने तस्दीक की। दादी जान उसकी फर्माबरदारी और ताबेदारी से इस हद तक मुतासिर हो गई हैं कि उसके सामने तुम सब की कारगुजारियों पर भी रोशनी डाल चुकी हैं। हाय नहीं, क्या क्या बताया है। सबसे पहले एलिज़ा को ही परेशानी हुई। दादी को अपनी ही थी लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं था। हद हो गई एलिज़ा, दादी जान एक ऐसे शख्स के सामने जिनके साथ उनकी पोती का मुस्तकबिल वाबस्ता इजाफा हो गया था। हुआ ये कि जाते जाते समीना आंटी बाज़ाब्ता तौर पर ज़ोहा और एलिज़ा को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर गई थी। उनके जाने के बाद अमीन अंकल ने भी फ़ोन करके जल्द अज जल्द जवाब मांगा था। यही सूरत हाल ये थी कि दादी जान समेत तमाम ख़वातीन को फ़राज़, अमूमी और सफ़ीर खसूसी तौर पर पसंद आ गया था। सो कुछ ही दिनों की सोच विचार के बाद इन लोगों को मस्बत जवाब दे दिया गया। वो लोग गालबन जवाब के ही मुंतज़िर थे जो फ़ौरन शादी की तारीख मांग ली। अमीन अंकल की बहन कई सालों के बाद कनाडा से पाकिस्तान आ रही थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके पाकिस्तान में क़याम के दौरान ही शादी हो जाए। ताया जान और अम्मी कुछ हिचकिचाहट का शिकार थी कि 2 माह के अंदर अंदर तैयारी कैसे की जाएगी, लेकिन ताया जान ने उन्हें भी राज़ी कर ही लिया। अब ताया जान और अम्मी के बाज़ारों के चक्कर शुरू हो गए थे। पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी हारिस की थी। सारा दिन बाज़ारों की खाक छानने के बाद जब थका हारा घर लौटता तो उस वक्त भी सुकून कभी कभार ही मुयसर आता। सर शाम इन चारों की दोस्तियाँ और दूर नज़दीकी कज़न्स हला बोल देती। गानों की प्रैक्टिस के नाम पर बेसुरेपन के खूब ही मुजाहरे किए जाते। इस वक्त भी लाउंज से खूब ज़ोर शोर से गानों की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। हारिस सुबह से कितने काम निपटा कर थका हारा घर लौटता था। ताई जान उसके लिए चाय बनवाकर उसके कमरे में आई। वो बेड पर गिरा हुआ था। कैटरिंग वाले के पास गए थे। उन्होंने पूछा, हाँ वहीं से आ रहा हूँ। और मुनज़्ज़ा आपा के कार्ड पहुँचा दिए। हाँ कल शाम को ही दे आया था। अच्छा उठो चाय पी लो। वो उसके पास ही बैठ गई थी। ज़ोहा कहाँ है? हारिस को ख्याल आया। लाउंज में ही है, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। उन दोनों के जाने से कितना सन्नाटा हो जाएगा। वो अफसरदा सी थी। नहीं सन्नाटा कैसा, अभी 2 मौजूद है ना। हारिस ने मुस्कुराकर उनकी अफसरदगी कम करना चाहिए। लीजिए, क्या कान फाड़ देने वाले तरीके से चीखी है मोहतरमा। भला इनकी मौजूदगी में सन्नाटा हो सकता है? बैन अनीज़ा किसी पर गुस्सा हो रही थी। बल्कि मेरा तो ख्याल है असल सन्नाटा उसके जाने के बाद ही होगा। उसके जाने का तस्वुर ही कितना खुशकन लगा था उसे। सीधा होकर बैठते हुए उसने चाय का कप लबों से लगाया। हारिस बेटा एक बात कहूँ? ताई जान के अफसरदा चेहरे पर एकदम से चमक आई थी। एक नहीं 2 कहें। हारिस मुस्कुराया। क्या ख्याल है अनीज़ा को अपनी बहू ना बना लूँ? उन्होंने दिल की ख्वाहिश बेटे के आगे बयान की। ज़रूर बनाएं अगर आपका कोई और बेटा हो तो। वो इनकी बात को मजाक समझा था। पक्को मत, मैं संजीदा हूँ। परसों फाखरा अनीज़ा के लिए अपने देवर का जिक्र कर रही थी। फ़रत ने उस वक्त तो इसे टाल दिया, लेकिन अच्छा काबिल लड़का है। अगर उसने 1-2 बार मजीद जिक्र किया तो उमर और फ़रत संजीदगी से उसके मुतालिक सोच सकते हैं। उन्होंने गोया हारिस को खतरे की निशानदेही की थी। तो आपको क्या फ़िक्र, अगर लड़का अच्छा है तो कर दें। उसके लापरवाह लहजे में भी कतियत थी। वो उसे देख कर रह गई। उन्हें उससे इसी जवाब की तौक़ा थी। फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी सी कोशिश की थी। इसी लम्हे दहाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही हूँ। आने वाली अनीज़ा थी, हाथ में ढोलकी लिए। क्यों खैरियत? मेरी गिरफ्तारी का वारंट निकल आया जो मुझे तलाशती फिर रही हो, और ये ढोलकी यहाँ लेकर आने की क्या तुक है भला? सीधे तरीके से बात करना दोनों की ही सुर्खियत में नहीं था। ताई जान दोनों को तासुब भरी नज़रों से देख कर रह गई। ताई जान उसे देखें कैसी ढोलकी लेकर आया था। 2 हाथ मारने से ही पड़ गई। इससे कहें बदलवा कर ला दे, हमें भी प्रैक्टिस करनी है। उससे बराह रास्त बात करने के बजाय उसने ताई जान को स्पर्शी बनाया। क्या कहा? 2 हाथ मारने से पड़ गई? तौबा करो, सुबह से जितनी बेदर्दी से इसे पीट रही हो मुझे पता था कि यही होगा। बल्कि ये तो ढीठ थी, सारा दिन निकाल गई और मेरा फ़िलहाल बैठ जाने का कोई मूड नहीं। उसने साफ जवाब दिया। ताई जान प्लीज़, हमने प्रैक्टिस करनी है। उसने मुल्तजियाना अंदाज में उन्हें देखा। चलो हारिस ले आओ, बच्चियां हैं, शौक पूरा कर रही हैं। अम्मी मैं थका हुआ हूँ। वो कराहा। अच्छा थोड़ी देर रेस्ट कर लो फिर ला देना। वो दरमियान की राह निकालते हुए उठ खड़ी हुई। उनके पीछे पीछे अनीज़ा भी बाहर निकलने को थी। ये चाय का कप ले जाओ, हारिस ने पीछे से आवाज़ दी। वो खामोशी से पलट कर साइड टेबल तक आई। उसने तकिया मुँह पर रख लिया था। मैं आधे घंटे तक तुम्हें उठाऊंगी, उठ जाओगे ना? अंदाज सुलझू था। तकिया चेहरे पर रखे हारिस ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या था जो पहले आराम से कह देती, उसने सोचा। उसके साथ ही अपनी वालदा मोहतरमा की बात एक बार फिर जहन में आई थी। ये अम्मी बिना बस, मैं और अनीज़ा। उस बेतुकी तजवीज़ पर एक बार फिर हंसा था। आजकल हारिस के बाजार के चक्कर कुछ कम हो गए थे। ज़्यादातर वो घर पर ही होता था, जिसकी वजह से दिन के बेशतर रुकात में डेक से बुलंद होने वाली गानों की आवाज़ घर में गूंजती रहती। इस वक्त भी जब वो चौथी मरतबा लगातार फाखिर का माही वे शुरू हुआ तो अनीज़ा बुना कर रह गई।
वो किचन में अपने लिए चाय बना रही थी। सर में शदीद दर्द हो रहा था, ऊपर से म्यूज़िक की आवाज़ सर में थोड़े की तरह लग रही थी। कुछ देर तक तो सब्र किया, लेकिन जब बर्दाश्त जवाब देगी तो कुछ सोच कर वो उसके कमरे तक आई। कुछ तो शर्म करो, अज़ान होने वाली है, आवाज़ ही आहिस्ता कर दो, उसने कहा तो हारिस शर्मिंदा हो गया। चूँ चराँ किए बगैर उसने डेक ऑफ कर दिया था। 1 सेकंड के अंदर अंदर घर में सन्नाटा छा गया। वो बड़े फातिहाना अंदाज में किचन में वापस आई थी। दम की हुई चाय कप में अंडेली, 2 टैबलेट ली और मज़े से चाय का कप ख़त्म किया। तरकीब कर रही थी, अगर सीधी तरह डेक बंद करने को कहती तो मजाल है वो बंद कर देता। उधर हारिस उधर कमरे में हारिस ने काफ़ी देर तो अज़ान शुरू होने का इंतज़ार किया था। फिर अचानक ही घड़ी की तरफ नज़र उठी तो अंदाज़ा हुआ अज़ान होने में पूरा घंटा बाकी है। अपने इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाने पर शदीद गुस्सा आया। तसव्वुर ही तसव्वुर में उसे घूर कर उसने एक बार फिर डेक ऑन कर दिया। अगले रोज़ भी उसने यही प्रैक्टिस दोहराई। बाबा जान कह रहे हैं डेक बंद कर दो, अज़ान होने वाली है। उसने दरवाजे पर खड़े कर पैगाम नशर किया। हारिस ने उसकी तरफ कतन कोई तवज्जो नहीं दी। अब इतना बेवकूफ़ भी नहीं कि उसने एतमान से वॉल्यूम मज़ीद ऊँचा कर दिया। वो कंधे उचका कर वापस पलट गई। उसके जाने के 2 मिनट बाद ही ताया जान उसके कमरे में आए थे। कुछ तो लिहाज करो, नमाज का वक्त है, अज़ानें हो रही हैं। उन्होंने खशमगीन नज़रों से उसे देखा। उसने शर्मिंदा होकर फ़ौरन ही डेक बंद कर दिया। अज़ानें वाकई शुरू हो चुकी थी। उसे अनीसा पर शिद्दत से गुस्सा आया, जो इस वक्त बड़े इत्मीनान से इधर उधर टहलती फिर रही थी। न जाने अम्मी को उसकी ये हरकतें नज़र क्यों नहीं आती, जो मेरे सर पर सवार करने के ख्वाब देखती हैं। काफ़ी देर तक वो अंदर ही अंदर पेचो-ताप खाता रहा। मेहंदी का फंक्शन अगरचे रात को था, लेकिन सुबह ही घर में खूब हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। हर कोई किसी न किसी चक्कर में भागा फिर रहा था। ऐसा लग रहा था कोई इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। को सबसे ज़्यादा मसरूफ़ वो खुद ही था, लेकिन बाकियों की निस्बत कुछ कम ही शोर शराबा कर रहा था। इस वक्त भी वो कुछ पूछने के लिए दादी जान के कमरे में आया था। बाकी घर की निस्बत यहाँ कुछ सुकून था। वो कमर सीधी करने के लिए दादी जान के पलंग पर ही नीम दराज हुआ। दादी जान प्लीज़ चाय पिलवा दें। कमर सीधी होते ही जैसे ही इस जिस्म को ज़रा सा सुकून मिला, वैसे ही चाय की तलब जागी। दादी ने कमरे में झांकते किसी बच्चे के हाथ अबीरा या अनीसा को चाय बनवाने का कहलवा भेजा। नानी अम्मा, अबीरा खाला तो मेहंदी लगवा रही हैं और अनीसा खाला कह रही हैं हारिस मामू किचन में ही बुला लाओ। अगर कमरे में चाय भेजी तो सबके लिए बनानी पड़ जाएगी। बच्चा बड़ा फर्माबरदार था, जो 5 मिनट बाद ही जवाब लेकर आ गया। दादी और हारिस दोनों अनीसा की साफगोई पर ला हौला पढ़कर रह गए। वो तो शुक्र था कि नुसरत चची और सायरा ममानी थोड़ी देर पहले ही उठकर बाहर गई थी और फिर वक्त कमरे में उसके और दादी जान के अलावा और कोई नहीं था। तुम्हें बच्चे के सामने इतनी सच्चाई का मुजाहरा करने की क्या ज़रूरत थी? हारिस ने किचन में जाती उस पर चढ़ाई कर दी। अगर कोई सुन लेता तो कैसे सुन लेता? मैंने फ़ात से कहा था चुपके से जाकर नानी अम्मा को बताना। उसने कदरे फ़क्रिया लहजे में अपनी चालाकी बयान की। पहले मुझे शक था, लेकिन अब यकीन हो गया कि तुम्हें वाकई अकल का फुकदान है। वो इस बात पर यही कह सकता था। एमी, अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ाखरा आपी की सास दादी जान से कह रही थी कि आपकी ये पोती बहुत समझदार है। उसने गोया उसे चढ़ाया। हाँ, दूर के डोल सुहाने, वो बड़बड़ाया। फ़ाखरा आपी की सास के जिक्र पर उसे अम्मी की बात याद आई थी। उसने ज़रा गौर से अनीसा को देखा, जो कप में चाय डाल रही थी। गालबन थोड़ी देर पहले ही नहाई थी। गीले बाल पुश्त पर फैले हुए थे। इधर उधर झूलती लिट्टों के बीच साफ सुथरा सा चेहरा दमक रहा था। खूबसूरत तो ये है, लेकिन ये तो कोई ख़ास बात नहीं हुई। शक्ल सूरत में तो वो चारों ही एक से बढ़कर एक नहीं। फिर फ़ाखरा आपी की सास को इसमें क्या ख़ास बात नज़र आ रही है? उसका ज़हन इधर उधर की सोचों में मसरूफ़ था। अनीसा ने चाय का कप उसके सामने लाकर रखा तो वो चौंका। सर झटक कर वो चाय की तरफ मुतवज्जा हुआ। इस वक्त तो उसकी सोचें किसी और सिमत मुड़ गई थी। लेकिन रात को फंक्शन के दौरान जितनी बार भी वो अंदर आया, फ़ाखरा आपी की सास को दादी जान के साथ बैठकर अनीसा को ही नज़रों में फ़ोकस किए देखा। वो तो सब लड़कियां ही ज़र-क़बर कपड़ों में चमक रही थीं, लेकिन खिलखिलाते चेहरे वाली अनीसा सबसे नुमायाँ थी। ये से इतनी हंसी क्यों आ रही है आज? हारिस बिला वजह झुंझलाया और इसी झुंझलाहट में से पुकार बैठा, अम्मी कहाँ हैं? और तो कुछ समझ नहीं आया तो ये पूछ बैठा, मैं नज़र आ गई तुम्हें और ताई जान नज़र नहीं आई? अनीसा के कहने पर उसने गर्दन मोड़कर देखा तो शर्मिंदा हो गया। चंद लम्हों पहले अनीसा जिस जगह से उठकर उसके पास आई थी, उसके बिल्कुल बराबर ही ताई जान बैठी थी। अच्छा, उनसे कहो मेरे कपड़े प्रेस करवा दें। चलो मैं कर देती हूँ, अनीसा ने कुछ सोचकर कहा। उसके कपड़े संभालने की जिम्मेदारी हमेशा से जोहा की थी। आज जोहा माइयों की दुल्हन बनी बैठी थी तो अनीसा को अच्छा नहीं लगा कि ताई जान महज उसके कपड़ों के लिए वहाँ से उठे, सो उसके पीछे ही चली आई। हारिस ने कमरे में आकर चुपचाप अलमारी से शलवार सूट निकाल कर उसके हवाले किया। तुम इतने खामोश क्यों हो? अनीसा उसकी मुसलसल खामोशी को नोट कर रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तुम्हें जोहा के जाने से उदासी हो रही है? उसने खुद ही अंदाजा लगाया। उसने तरदीद करना ज़रूरी नहीं समझा। फिक्र ना करो, इस्लामाबाद इतना दूर नहीं है, आते जाते रहेंगे वो लोग। वो बड़े मुदबराना अंदाज में उसे तसल्ली दे रही थी। हारिस ने हैरत से उसे देखा। यूं क्यों देख रहे हो? सही कह रही हूँ, और देख लेना हम लोग बहुत जल्द उन लोगों के बगैर भी रहने के आदी हो जाएंगे। वो शायद उसके साथ साथ अपने आप को भी दिलासा दे रही थी। ज़िंदगी में पहली बार हारिस को उसके अंदाज में मासूमियत नज़र आई थी और इस मासूमियत पर ज़ोर की हंसी भी आ गई। क्यों हंसे हो तुम? वो इसकी हंसी पर यकदम कुछ मशकूक हुई।
बस यूं ही दिल चाह रहा था। हारिस ने फ़ौरन वजह भी बयान की। जी नहीं, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, वो यकीन अवेज़ लहजे में बोली। अच्छा वाकई? हारिस ने हैरान होने की एक्टिंग की। मैं भला क्यों उड़ाने लगा तुम्हारा मजाक? तुम तो इतनी अक्लमंदी की बातें करती हो। वो दोबारा अपनी जोम में वापस आ गया। अब तुम तंज कर रहे हो। अनीज़ा को गुस्सा आने लगा। एक तो तुम्हें उदास देकर तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी और तुम होके तुमसे किसने कहा कि मैं उदास हूँ? और उदास होने की क्या बात है? इस्लामाबाद इतना दूर तो नहीं, आते जाते रहेंगे वो लोग, है ना? चेहरे पर अगरचे आसमाने भर की मासूमियत तारी करके उसने अनीज़ा से ताई चाहिए थी, लेकिन वो अनीज़ा थी उसकी रग रग से वाकिफ। फ़ौरन ताप गई। कितना अच्छा मूड था, सारा ख़राब करके रख दिया। उससे तो भलाई की बात करना ही फजूल है। कपड़े लेकर बड़बड़ाते हुए उसने बाहर का रुख किया। हारिस सर झटकते हुए मुस्कुरा दिया। स्टेज पर दुल्हन बनी जोहा और अलीज़ा मूवी की लाइटों और कैमरों की फ्लैश की चकाचौंध में खूब ही दमक रही थी। दमक तो खैर वो भी रही थी। फ़राज़ और सफ़ीर से लड़ झगड़ कर दूध पिलाई और जूता छपाई का नेक वसूल करते हुए बीरा के साथ मिलकर उन दोनों ने खूब ही रकम बटोरने के प्लान बनाए थे और अब इसी सिलसिले में वो स्टेज पर फ़राज़ और सफ़ीर के सामने विराजमान थी। हंसते हंसते सफ़ीर ने जान रकम बटोरने के प्लान बनाए थे और अब इसी सिलसिले में वो स्टेज पर फ़राज़ और सफ़ीर के सामने विराजमान थी। सफ़ीर ने न जाने क्या कहा था। वो खिलखिलाकर हंसी थी। हंसते हंसते उसकी नज़र ज़रा फासले पर खड़े हारिस से जा टकराई। वो इसी को देख रहा था। हंसी को एकदम ब्रेक सा लगा। ये क्यों घूर रहा है? उसे फिक्र हुई। मेकअप ज़्यादा ओवर तो नहीं लग रहा? उसकी नज़रों के इर्तिकाज से कॉन्शियस होकर पहले ध्यान उसी तरफ गया, लेकिन नहीं, मेकअप में कुछ गड़बड़ होती तो सबसे पहले दादी जान ही टोक देती। उन्होंने आज माशाल्लाह पढ़ कर फूंका था। वो मुतमिन होकर दोबारा बीरा की तरफ मुतवज्जा हुई, जो फ़राज़ से तो रकम निकलवाने में कामयाब हो गई थी। सफ़ीर अलबत्ता तंग कर रहा था। सफ़ीर भाई, आप तो लीज़ा से भी बढ़कर निकले। हम तो लीज़ा को ही कंजूस समझते थे, लेकिन आप तो महा कंजूस हैं। अनीज़ा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अच्छा, ये भी कंजूस हैं? वेरी गुड। सफ़ीर अज़हद मुतासिर हुआ इस खबर से। दुल्हन बनी अलीज़ा अलबत्ता ज़रा सा कसमसाई। अहमक लड़की हमेशा गलत मौके पर गलत बात करती है। वो जी भर के जुज़बुज़ हुई। सफ़ीर अलबत्ता और फैल गया था। जितने ये कहेंगी इतने दे दूंगा। उसने लीज़ा की तरफ इशारा किया। इतनी फर्माबरदारी पीछे से फ़िक्र आया। बिल्कुल, उसने फ़ौरन सर तस्लीम खम किया। फ़राज़ भाई, आप भी कुछ सबक सीखें। किसी ने खामोशी से मुस्कुराते फ़राज़ को भी शय देने की कोशिश की। हमने तो यार पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। काफ़ी देर से मुस्कुराते रहने पर इत्तेफाक करने वाले फ़राज़ ने भी लबकुशाई की। हम में शामिल दूसरी हस्ती ज़रूर तरदीद करती अगर दुल्हन ना होती तो। दोनों तरफ से खूब ही फ़िक्रबाजी हो रही थी। भला आखिर सफ़ीर को तरस आ गया, जो मतलूबा रकम निकाल कर उनके हवाले की। हंसते मुस्कुराते रकम वसूल करके वो स्टेज से उतरी। स्टेज से उतरते ही नज़र दोबारा हारिस पर पड़ी। उसे कुछ याद आया तो सीधी उसके पास चली गई। आखिर तसल्ली भी तो करना थी। क्या बात है? क्यों घूर घूर कर देख रहे थे? अपनी उलझन रफा करने के लिए उससे ज़रा भी सब्र ना हुआ। वो ताई जान के पास खड़ा न जाने क्या बात कर रहा था। एकदम गड़बड़ा गया। बेवकूफ़ है बिल्कुल, कभी मौका महल देखकर बात नहीं करती। अब इस बात का क्या जवाब देता, और वो भी इतने ढेर सारे लोगों की मौजूदगी में। अम्मी को देखो ख्वाह परेशान हो रही हैं। फिल वक्त उसे टालने के लिए उसने उसकी तवज्जो ताई जान की तरफ दिलवाई, जिनकी आंखें बेटी की जुदाई के ख्याल से बार बार बाहर आ रही थी। वो भी उनकी तरफ मुतवज्जा हुई। फिक्र ना करें ताई जान, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी ये दोनों। हर 10-15 दिनों बाद ये आ जाया करेंगी सर पर सवार होने के लिए। और वैसे भी अभी तो आपका पहला तजर्बा है ना, इसलिए उदास हो रही हैं। थोड़े दिनों में आदी हो जाएंगी और फिर देखिएगा मेरी और बीरा की शादी में कितना हंसते हंसते रुखसत करेंगी आप हमें, है ना हारिस? वो इन्हें पूरी यकीन से यूँ तसल्ली दे रही थी जैसे खुद तो बहुत तजर्बाकार और साथ में तायद भी चाहिए थी। हारिस से जो हैरत से अपनी वालिदा मोहतरमा के चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट देख रहा था। खुद वो इतनी देर से अम्मी को समझा रहा था, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था और अब दो फिक्रों से ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अनीज़ा ने कदर जताने वाले अंदाज में उसे देखा, जैसे कह रही हो देखा मेरा कमाल। वहाँ से फारिग होकर वो अम्मी की तरफ चली गई थी। अबीरा पहले उनके पास थी और बजाय इसके कि वो अपनी अम्मी को संभाले, खुद भी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। अनीज़ा ने पहले तो घूर कर देखते हुए अबीरा को वहाँ से हटाया और फिर अम्मी के साथ कोई दास्तान अमीर हमजा शुरू कर दी। हारिस आज कुछ कुछ उसकी सलाहियतों का मुतारिफ हुआ हो रहा था। क्या बात है, बड़ी खामोशी है घर में। हारिस देर से सोकर उठा था। बाहर आया तो फ़ौरन ही घर में पहला सुकूत महसूस हुआ। अब तो हर वक्त ऐसी खामोशी महसूस होती है। तुम घर पर कम ही रहते हो जब ये एहसास नहीं होता। उसकी अम्मी बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी कपड़े तय कर रही थी। चची कहाँ है? वो उनके पास ही तख्त पर नींद दराज हो गया। फाखरा के ससुराल गई हैं अम्मा जान के साथ। क्यों? खैरियत बच्चों का? फाखरा कई बार इसरार से बुला चुकी है। अपने देवर के लिए अंदिया दिया है उसने। तुम्हें बताया तो था। उन्होंने खफा सी नज़र उस पर डाली। ये फाखरा आपा कुछ ज़्यादा ही बेताब नहीं हो रही? वो बजाय लापरवाही से बोला। हाँ तो लड़की जो इतनी प्यारी है, उसकी अम्मी जैसे उसे जता रही थी
और चची जान को भी ऐसी क्या जल्दी हो रही है? अभी अरसा ही कितना हुआ है ज़ोहा और अलीज़ा की शादियों को, चौथा महीना चल रहा है। और वैसे भी जल्दी की क्या बात, फ़िलहाल तो ऐसे ही मिलने मिलाने गई हैं। सारे मरहले आहिस्ता आहिस्ता ही तय होते हैं। अच्छा चलें छोड़ें, मुझे नाश्ता बना दें, वक्त आ गया। जाओ किचन में, अनीज़ा या बीरा होंगी उनसे कह दो। वो उठने के मूड में नहीं थी। हारिस चुपचाप किचन में चला आया। अनीज़ा कैबिनेट खोले कुछ तलाश कर रही थी। नाश्ता दो यार। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। ये कौन सा टाइम है नाश्ते का? उसने दीवार की घड़ी की जानिब देखा जो 11:30 बजा रही थी। थोड़ी देर रुक जाओ, दोपहर का खाना तैयार होने वाला है। मशवरे का शुक्रिया, तुम नाश्ता बना सकती हो तो बना दो। क्या बात है, कोई बुरा ख्वाब देखकर आंख खुली है या ताई जान से डांट खा कर आ रहे हो? नीजा ने उसके बेजार लहजे को देखते हुए चोट की, लेकिन जवाब में उसकी घुटती नजरों से कर बढ़ा गई। हाफ फ्राई अंडा ही लोगे ना? उसने फौरन शराफत का लिबादा उड़ा। उसने इस बात में सारे लाने पर इत्तफा किया। चीची जान की कहाँ गई हैं? उसे तवे पर पराठा उलटते पलटते देखकर उसने सरसरी से अंदाज में दरियाफ्त किया। फाखरा आपी के यहाँ। उसने झुककर चूल्हे की आंच धीमी करते हुए मुख्तसर जवाब दिया। फाखरा आपी की सांस काफ़ी तेज़ लगती हैं। हारिस ने उठकर फ्रिज से पानी निकालते हुए राय दी। शादी की नक्कियों से उसे देखा। अच्छा पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया। तुम ये बताओ, चाय भी लोगे या बाद में? कदर मगन से अंदाज में कहते हुए उसने पीछे मुड़कर उसे देखा। बाद में ही लूँगा। वो बगौर उसका मुशाहिदा कर रहा था। ज़ोहा और अलीज़ा के जाने के बाद उसने बखूबी किचन की जिम्मेदारियां संभाली थी। यूनिवर्सिटी से आकर भी काफ़ी काम निपटा लेती, लेकिन छुट्टी वाले दिन तो उसकी पूरी कोशिश होती थी कि अम्मी और ताई जान के साथ अबीरा को भी रेस्ट दे दे। इस तरह से इत्मीनान से काम काज करती कितनी अच्छी लगती है। हारिस बेध्यानी में उसी के मुतालिक सोच रहा था। प्लीज़ अबीरा बताओ ना, कल कौन से कपड़े पहनो? इस वक्त वो तीनों ही लाउंज में थे। टी पिंक कलर का कॉटन का जो सूट है वही पहन लो, तुम पर सूट करता है। अबीरा ने कुछ सोचकर तुम पर सूट करता है। अबीरा ने कुछ सोचकर राय दी। है ना, सूट करता है ना मुझ पर? मैं भी यही सोच रही थी। उनीसा फ़ौरन राज़ी हो गई। कहाँ जाना है कल? हारिस ने फाइल पर से नज़र उठाकर दोनों को देखा। आजकल वो इंटर्नशिप के सिलसिले में काफ़ी मसरूफ़ था। सुबह का ऑफिस गया रहा था कि लौटता था, सो घर के मामला से कुछ बेखबर सा था। कहीं जाना नहीं है, मेहमान आ रहे हैं कल। अबीरा ने इत्तला फराहम की। कौन? ज़ोहा वगैरह आ रहे हैं? उसने हैरत से पूछा। जी नहीं, कम अज़ कम ज़ोहा वगैरह के आने पर हम इतनी सोच विचार करके कपड़े सेलेक्ट नहीं कर रहे होते। कल फाखरा आपी के ससुराल वाले आ रहे हैं। ओह! हारिस जैसे मामले की तह तक पहुंचा था। एक गहरी नज़र उस पर डालकर वो दोबारा फाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम लोगों ने असद को देख रखा है? थोड़ी देर बाद कुछ ख्याल आने पर उसने पूछा। लेजा बिल्कुल सिलसिली सा ही था। नहीं, बहुत पहले शायद कभी देखा हो, याद नहीं। अबीरा ने जवाब दिया। क्यों, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही, मुझे कुछ रूट सा लगता है, लेकिन खैर हो सकता है मेरा वहम हो। उसने दानिस्ता कोशिश करके लेजा में हतलमकान पे न्याजी पैदा की थी। नज़रें एक सेकंड के लिए भी फाइल से नहीं हटाई थी। हाँ, तुम्हारा वहम ही होगा। अम्मी तो बहुत तारीफ़ कर रही थी कि इतनी अच्छी पोस्ट पर होने के बावजूद मिजाज में सादगी है। और नीजा ने फ़ौरन ही उसके रूड होने को आउट ऑफ क्वेश्चन करार दिया। तुम मिले हो उससे? अबीरा ने ज़रा गौर से उसे देखा। हाँ, कई बार। नीजा से काफ़ी मुख्तलिफ है, कुछ इंटेलेक्चुअल सा है। हारिस फाइल बंद करके उसकी तरफ मुतवज्जा हो ही गया। इसमें क्या बुराई है, ये तो अच्छी बात है। और नीजा झट बोल उठी। मैंने कब कहा उसमें बुराई है? बस ज़रा तुम्हारी फ़हमो फ़रासत को देखते हुए उस पर तरस आता है। उस बेचारे ने इंटरनेशनल अफेयर्स में जाने कौन कौन सी डिग्री ले रखी है, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर कौन है? उसने उसे जैसे उकसाया। मालूम है मुझे, अब इतनी भी कम अकल नहीं है अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर का नाम ना मालूम हो। वो फ़ौरन चमक कर बोली। अच्छा बताओ, बताओ तो कौन है अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर? हारिस ने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया। लबों के गोशों में मुस्कुराहट झलकी थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, फ़ौरन जवाब आया। इस पर हारिस ने अपना कहकर रोकने की ज़रूरत महसूस न समझी। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल निज़ाम है। अनीज़ा, अबीरा ने गहरी सांस लेते हुए उसे आगाह किया। वो हजल हो गई। जोश में आकर कुछ ज़्यादा ही जल्दी जवाब दे दिया था। सवाल पर गौर ही नहीं किया। हालांकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क से वो बखूबी वाकिफ़ थी। खैर तुम फिक्र न करो, बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग ऐसी बीवियाँ पसंद करते हैं जिन पर अपनी काबिलियत का रौब झाड़ सकें। हारिस ने तसल्ली देने की आड़ में ज़ख्मों पर नमक छिड़का। अनीज़ा ठीक ठाक बुरा मानकर वहाँ से वॉकआउट कर गई। बीरा भी उसके पीछे पीछे गई। उनके जाने के बाद हारिस ने संजीदगी से सोच विचार शुरू की। मसला ज़्यादा ही पेचीदा होता जा रहा था। फाखरा आपरी वाला मामला इतना सीरियस हो जाएगा उसका अंदाज़ा नहीं था। खैर मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन दिल की अजीबोगरीब कैफियत उसे हैरान कर रही थी। इस वक्त तो जैसे तैसे कर कर उसने अपना ध्यान दोबारा फाइलों में लगा लिया, लेकिन अगले रोज़ उसकी सरगर्मियों से एक बार फिर बेचैन कर गई। छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन का आगाज़ उमूमन लेट होता था, लिहाजा लेकिन आज वो दोनों सुबह सुबह से ही लगी हुई थी। काम भी कर रही थी और साथ ज़ोहा और अलीज़ा को भी याद कर रही थी, जिनकी बदौलत वो बहुत सी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। मेहमानों को रात में आना था, लेकिन काम काज में तकरीबन सारा दिन ही गुजर गया। मगरिब से ज़रा पहले अनीज़ा बड़े एहतमाम से तैयार हुई थी। अच्छी लग रही हो ना? बिला मुबालगा कोई चौथी बार उसने अबीरा से पूछा। हाँ बहुत। उसने भी हर बार की तरह पूरी संजीदगी से उसे सराहा।
बाय द वे तुम्हें शादी को कुछ ज़्यादा ही शौक नहीं हो रहा? हारिस रह ना सका। हाँ तो और क्या, उसने भी फ़ौरन तस्लीम किया। इतने फ़ायदे जो हैं शादी के, मसलन कैसे फ़ायदे? हारिस ने आबरू चढ़ाए। ज़रा वजाहत करो कि तुमने ज़ोहर और लीज़ा को नहीं देखा कैसे बेगम साहिबा बनी रहती हैं? इधर मुँह से कोई फरमाइश निकलती है, उधर पूरी हो जाती है। रात को 12 बजे भी अगर आइसक्रीम खाने का मूड होता है तो फराज भाई और सफ़ीर भाई फ़ौरन बाई लेकर चले जाते हैं। तो तुम आइसक्रीम खाने के लिए शादी करना चाह रही हो? उसने नतीजा अख़ज़ किया। जी नहीं, और भी वजूहात हैं। शादी करते ही बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस मिल जाती है। तुमने देखा नहीं अबू जीता कब हर मामले में ज़ोहा और अलीज़ा से मशवरा मांगते हैं? दूसरी वजह भी बयान कर दी। इस बारे में तो तुम मुँह धो रखो। कम से कम किसी अहम मामले में तुमसे मशवरा मांगने की हिमाकत इस घर का कोई फ़र्द नहीं करेगा। वहाँ ससुराल वाले चौंके तुम्हारी फ़हमो फ़रासत से आगाह नहीं होंगे। वो ये तजर्बे कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है नताइज के बाद वो भी तौबा कर लेंगे। तुम जलते हो मुझसे। उसने चिढ़े बगैर नहायत इत्मीनान से नतीजा निकाला। हाँ ये तो है। हारिस ने भी फ़राक दिली से तस्लीम किया। ये और बात के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट ने नीज़ा को तपा दिया। इससे पहले वो मज़ीद मूड ख़राब करती डोरबेल बजी थी। मेहमानों की आमद हो गई थी। लग रहा था फ़ाखर आपी का पूरा ससुराल ही उठकर आ गया है। उनके उनके और उनके सास के अलावा उनकी तीनों नंदे, उनके शोहरज़ाद और मुख्तलिफ़ साइज़ों के कई बच्चे भी। हमरा थे बाद में पता चला कि सिर्फ इन्हीं के बच्चों को लेकर आया गया है जो गोद वाले हैं। कुछ माँओं की गोद में चढ़े हुए थे तो कुछ अपने वालिद-ए-ज़ात से चिमटे हुए थे। 2-4 ऐसे भी थे जिन्हें कोई गोद खाली ना मिली तो वो फ़ौरन घर के कोने-कुदरों में फैल गए। दादी जान बात अगरचे फ़ाखरा आपी की सास से कर रही थी, लेकिन सारी तवज्जो बच्चों की तरफ थी जो मुख्तलिफ़ चीज़ों से छेड़छाड़ करते फिर रहे थे। हारिस बगौर दादी जान की उलझन मुलाखता कर रहा था। उलझा हुआ तो वो खुद भी था। अभी तक तो उसे ठीक से यकीन भी नहीं आता कि उसे ये बेतुकी लड़की अच्छी लगने लगी है। फ़ाखरा आपी नाज़िल हो गई। अब तो उसने अपने दिल की हर आवाज़ को महज़ अपना वहम करार दिया था। ज़रा यकीन पुख्ता हो जाता तो अम्मी से भी बात कर सकता था, लेकिन यहाँ तो मामला बड़ी तेज़ी से अपने मुतकीन जाम की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा था। अब क्या हो सकता है? ये खासा गौर तलब सवाल था। इस वक्त सब लोगों का मुशाहिदा करते हुए उसी सवाल के जवाब की तलाश में था। भटकती हुई नज़रें वक्तन फ़वक्तन उनीसा पर भी जा रुकती जो बिना किसी घबराहट के बड़ा सादा से अंदाज में फ़ाखरा आपी और उनकी छोटी नंद के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थी। बीरा अलबत्ता दादी जान की हिदायत पर बच्चों को निगाह में रखे हुई थी। खाने के दौरान भी वो यूं ही खुद से उलझता रहा। अल्लाह अल्लाह करके मेहमान रुखसत हुए तो शुक्र का कलमा पढ़ता अपने कमरे में आ गया। बाकी लोगों का तो अभी सोने का कोई मूड नहीं था। उसका अंदाज़ा उसे लाउंज से आती बातों की आवाज़ों से हो रहा था। उसने अलबत्ता नींद से बेहाल होती आंखों के साथ वहाँ बैठने के बजाय सोने को तरजीह दी थी। हारिस प्लीज़ कुछ करो, दादी जान से बात तो करके देखो। अनीसा का रो रो कर बुरा हाल है। बीरा ने उसका इशारा पकड़ कर हिलाया था। वो पूरी वजह से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जह था। उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर मुतहरिक थी। बीरा का गुज़श्ता 2 घंटों में उसके पास ये चौथा चक्कर था। मैं भला क्या कर सकता हूँ? हर बार की तरह इस दफ़ा भी उसने बड़ी लापरवाही से कहा था, जबकि दिल था कि बिल्लियों उछल रहा था। कुदरत यूँ उसकी मदद करेगी ये तो उसके गुमान में भी नहीं था। हुआ यूँ था कि उस रात खाने के बाद रवाना होने से ज़रा देर पहले फ़ाखरा आपी की नंद ने अपने पर्स से असद की तस्वीर निकाल कर बीरा के हवाले की थी। अब बीरा ने तो उसी वक्त तस्वीर पर नज़र डाली थी। दिल तो अनीसा का भी चाह रहा था, लेकिन आखिर को मशरकी लड़की थी। अगरचा बीरा के चेहरे पर जो तासुरात तस्वीर देखने के बाद नमूदार हुए, इससे वो चौंकी तो ज़रूर थी, लेकिन जब खुद तस्वीर देखी तो फूट फूट कर रो दी। इतने दिनों से फ़ाखरा आपी के जिस जेवर का जिक्र इतने तवातुर से घर में हो रहा था, उसे उनका जेठ तो कहा जा सकता था, देवर हरगिज़ नहीं। खूब ही लंबा चौड़ा कदरे फरबी माहिल होने के बायस जिस्म की चौड़ाई लंबाई से कुछ ज़्यादा ही कम थी। उसको देखकर पहला ख्याल WWF के किसी रेसलर का ही आ सकता था। फिर बाल आगे से काफ़ी हद तक उड़े हुए थे। हेयर स्टाइल अगरचे ऐसा था कि बाकी मंदा बालों को जमा कर आगे के शफाफ रकबे को ढांपने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी लिफाफे को देखकर मजमून का अंदाज़ा बखूबी किया जा सकता था। दादी जान ने उसके उड़े हुए बालों पर एतराज़ का काफ़ी बुरा माना था। बकौल उनकी ये तो उनकी मोटी मोटी डिग्रियों का कारनामा है जो इतने तवातुर से उसके नाम के आगे पीछे लगी हुई हैं, लेकिन उनीसा थी कि किसी तावील से बहलने में ही नहीं आ रही थी। वो तो हारिस से भी खूब लड़ी। ये बता दिया कि कुछ रूड लगता है, ये नोट कर लिया कि इंटेलेक्चुअल है, ये नहीं बता सकते थे कि ऐसा है। वो ऐसा पर खुसूसी ज़ोर देते हुए ज़ोर और शोर से उससे लड़ रही थी और पहली मर्तबा हारिस को इसका लड़ना अच्छा लग रहा था। बहरहाल उसे किसी भी किस्म की तसल्ली देना उसने कतई ज़रूरी नहीं समझा। अबीरा घिन चक्कर बन गई। कभी तो उसके आंसू से मुतासिर होकर दादी जान के पास आती, तो कभी दादी के दलाइल से मरगूब होकर उसकी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश करती। जब दोनों महाजों पर उसे मुकम्मल नाकामी का सामना पड़ा तो थक हार कर हारिस से मदद मांगी। हारिस के तो गोया दिल की मुराद ही भर आई थी। आते जाते उनीसा की शक्ल देखकर दिल जलाने वाले फिक्रे चुस्त करता रहता। रेसलिंग से उसे कभी शगफ नहीं रहा था, लेकिन अब वो अक्सर बड़े बड़े ज़ौक़ व शौक़ से रेसलिंग देखा करता। ना सिर्फ खुद देखता बल्कि पास से गुजरती है बीरा को भी रोक लेता। देखना तो बीरा, ये हज़रात कुछ असद साहब से नहीं मिल रहे। अबीरा तासुब से एक नज़र उस पर डालती और दूसरी उनीसा पर, जिसकी आंखें आजकल हर ऐसे फ़िक्रे पर आंसुओं से लबरेज हो जाती। कई दिनों तक तो उसने अपना यही रवैया
कई दिनों तक तो उसने अपना यही रवैया रखा, लेकिन फिर अनीज़ा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने बुलाकर इस किस्से को निपटाने का फैसला कर ही लिया। सबसे पहले उसने बीरा को एतमाद में लिया। बीरा उसकी बात सुनकर कई लम्हों तक तो बेयकीनी की कैफियत में गिरी रही। हारिस इतना अच्छा, इतना हसास भी हो सकता है कि महज़ अनीज़ा के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी देगा। लेकिन जब यकीन आ गया तो वो भी पुरजोश होगी। दादी जान का मौक़िफ़ था कि कोई मुतबादिल रिश्ता सामने ना होने की वजह से इतना अच्छा पढ़ा-लिखा, खाता कमाता और ख़ानदानी लड़का हाथ से गुनवाना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन अब जब मुतबादिल के तौर पर हारिस का नाम सामने आया तो वो भी खुश हो गई। हारिस अगरचे उनके दिल की पहली ख्वाहिश था, लेकिन वो दोनों जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ मुहाज़ कायम किए रखते थे, उनको देखते ही उन्होंने अपनी ख्वाहिश दिल में ही दबा ली थी। लेकिन फिर भी आखिरी उम्मीद के तौर पर उनके कहने पर ही ताई जान ने उसकी राय मालूम की थी और फिर उससे मायूस होकर असद के घर वालों को पजीराई बख्शी गई। लेकिन अब चूँकि उसने खुद ही अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश किया था, तो ना सिर्फ वो बल्कि बाकी घर वाले भी खुश हो गए। लेकिन जो ही अनीज़े को उसकी इस कुर्बानी का पता चला, उसने साफ इनकार कर दिया। एहसान, और वो भी हारिस का। उससे बेहतर था वो एक ही बार असद की सूरत में कड़वा घूंट भर ले। सारे हालात को अपनी मर्जी के ऐन मुताबिक रुख इख्तियार करता देखकर मज़े करते हारिस के हवासों पर उसके इनकार से गोया बम आ गिरा था। ये लड़की वाकई बेवकूफ़ है। वो बुरी तरह झुंझला गया। बीरा ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन अनीज़ा की ना हाँ में ना बदली। हारिस को अपना सारा प्लान चौपट होता नजर आ रहा था। पिछले दिनों अगर वो इस पर ताक ताक कर जुमले चस्त करके मज़े लेने की बजाय पूरी संजीदगी से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता तो वो यकीनन मान जाती, लेकिन उसने अपना काम खुद ही बिगाड़ा था। अब कैसे यकीन दिलाऊं इस बेवकूफ़ लड़की को कि मैं वाकई उससे मोहब्बत करता हूँ। अब बीरा को एतमाद में लिया तो उसके पास कई मशवरे थे। मसलन एक अदर डायरी लिख ली जाए जिसके हर सफ़े पर इस किस्म की बातें हों जिसे पता चले कि तुम वाकई काफ़ी अरसे से उससे मोहब्बत करते हो। ये मशवरा नंबर 1 था, जो गालबन ख़वातीन के किसी डाइजेस्ट की कहानी से मुस्तआर लिया गया था। ऐसे इत्तफ़ाक़ात वहीं पाए जाते थे। ये हमाकत में ज़रूर करता अगर उसे पता ना होता कि मैंने ज़िंदगी में कभी डायरी नहीं लिखी। तुम नींद में भी तो बोलते हो, तो ऐसा करो किसी दिन नींद में उससे इज़हार मोहब्बत कर दो। तुम लाउंज में सोफ़े पर सो जाना, मैं उसे बहाने से वहाँ ले आऊँगी। राशिदा रिफ़त ने भी अपनी कहानी में हीरोइन से यही करवाया था। दूसरा आइडिया पहले से भी ज़्यादा शानदार था। हारिस उसे घूर कर रह गया। तो फिर ऐसा करो, उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाओ, समुंदर के किनारे जाकर गाड़ी रोकना और फिर लहरों का ताक़ुब करते उसका हाथ पकड़कर डायरेक्ट इज़हार मोहब्बत कर डालना। ये सबसे ज़्यादा आज़मूदा तरीका है। शुरू में उसकी बेवकूफ़ियों पर गुस्सा भी होना कि वो आज तक क्यों ना जान पाई कि तुम उससे बचपन से मोहब्बत करते हो। तुम किस मर्ज़ की दुआ हो, तुम खुद क्यों नहीं बता देती इसे कि मैं वाकई पूरे दिल की रज़ामंदी से उसे शादी करना चाह रहा हूँ। कोई एहसान नहीं कर रहा उस पर, अपने बिछाए के जाल में वो खुद ही फंस गया था। सो झुंझलाहट लाजमी थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने बताने की कोशिश नहीं की होगी, इतनी दफ़ा तुम्हारे दिल का हाल सुनाया, बल्कि अपनी तरफ से अच्छी खासी मुबालगा राय भी करती रही हूँ, लेकिन वो समझती है कि तुम्हारी तरफ से उसका दिल साफ़ करने के लिए उल्टा सीधा हाँकती हूँ। वो तुमसे किसी किस्म का एहसान नहीं लेना चाहती। हाँ, मेरा एहसान नहीं लेगी, चाहे इस रेसलर से शादी करनी पड़ जाए। उसे शदीद गुस्सा आ गया था। उसी गुस्से में वो सीधा उसके सर पर जा पहुँचा। तो तुमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया? कमरे में दाखिल होते ही वो तकरीबन दहाड़ा था। हाँ, वो कोई मैगज़ीन खोले बैठी थी। दादी जान को बता दिया। अगला सवाल भी उसी जहराना मूड में किया गया। हाँ, उन्होंने मुझसे मेरी राय मांगी थी, जो मैंने उन्हें दे दी। मैं पूछ सकता हूँ कि क्या खूबियाँ हैं इन मोहतरम में जिन्हें देखकर आपने उनके लिए हाँ किया? लहजे में तंज़ ही तंज़ था। खूबी तो शायद कोई नहीं, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि कुछ अहमक सही है। अनीज़ा ने पुरसोच अंदाज में इख्तियार किया। फिर क्या सोच कर हाँ किया तुमने? वो ज़ब्त की आखिरी हदों पे था। मोहब्बत सोच कर नहीं होती, अंदाज़ बहुत मुदबराना था। ओह! तो मोहतरमा को मोहब्बत भी होगी। कब हुआ ये अज़ीम हादसा? वो सरासर तमस्खुर उड़ा रहा था। अभी कुछ रोज़ पहले ही, जब मैंने संजीदगी से उसके मुतालिक सोचना शुरू किया, वरना पहले तो शदीद बुरा लगता था मुझे। तुम आओ मेरे साथ। हारिस ने बाजू से पकड़कर उसे खींचा। बर्दाश्त की हद हो गई थी। इसे लेकर वो सीधा दादी जान के कमरे में चला आया। उनके पास बैठाकर ही उसने उसका हाथ अपनी गिरफ्त से ज़ाद किया। हाँ, क्यों बच्ची को घसीट कर ला रहे हो? क्या कर दिया उसने? दादी हक्का बक्का दोनों को देख रही थी। पूछे ज़रा उससे, इतना बेवकूफ़ाना फ़ैसला इसने क्यों किया? कैसा फ़ैसला? दादी हैरान हुई। उस शख्स से शादी का फैसला, जिसे ये कुछ दिनों पहले तक अहमक कहती थी। तो बेटा, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? बचपना था इसमें, इसीलिए उल फुल बोलती रहती थी। अब शादी के बाद थोड़ा ही ऐसा कहेगी। तुम फिक्र ना करो। दादी ने इत्मीनान से उसे तसल्ली देना चाहिए। क्या कह रही हैं? आपका क्या ख्याल है? मैं इस बात की फ़िक्र कर रहा हूँ कि शादी के बाद भी अपने शौहर को अहमक कहेगी या नहीं, बल्कि मेरी तरफ से तो इजाज़त है ये अहमक के साथ साथ चुगत और बेवकूफ़ भी कह दे। जब कोई अकल से पैदल होगा तो सुनना भी पड़ेगा। हाँ, क्या हो गया? तुम्हें किसने कह दिया कि तुम अहमक हो? क्या मतलब है आपका? मैं अहमक हूँ? वो सदमे से बेहाल हो गया। ला हौला वला कुव्वता, हम भला क्यों कहने लगे तुम्हें अहमक?
तुम खुद 1.5 घंटे से अहमक अहमक की गर्दान किए जा रहे हो। दादी अच्छा खासा बुरा मान गई थी। मैं खुद को अहमक नहीं कह रहा, इस शख्स को कह रहा हूँ जिसके साथ इन मोहतरमा ने शादी का फ़ैसला किया है। इसका तो दिमाग हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं, फिर क्यों नहीं समझाते इसे? अरे भाई क्या समझाएं और किसको समझाएं? हमें तो दोनों की समझ नहीं आती। अल्लाह अल्लाह करके सब ज़ादी ने तुम्हारे लिए हाँ किया और तुम हो के मासूम पे बिगड़े ही जा रहे हो। तुम्हारे अम्मा अब्बा से बात करती हूँ, वही काबू करेंगे तुम्हें। दादी खफकी से बोलते हुए कमरे से ही निकल गई थी, जबकि हारिस उनके अल्फाज पर गौर करने की कोशिश में वहीं का वहीं खड़ा रह गया। और नीज़ा ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए दादी के पीछे सरकना चाहता, लेकिन हारिस से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। उसके चेहरे पर पहली शरारती मुस्कुराहट सारी बात समझा गई थी। इसका मतलब है तुम राज़ी हो मुझसे शादी करने पर? उसने नज़रें उसके चेहरे पर जमा कर सख्ती से पूछा। हाँ, हाथ पर गिरफ्त और मजबूत हो गई थी। हाँ बिल्कुल, मुकाबिल के तेवरों से घबराकर अनीज़ा ने झट इस बात में गर्दन लाई कि उसी में काफ़ियत थी। लेकिन एक बात कार खोल कर सुन लो, ना तो मैं तुम्हें रात को 12 बजे आइसक्रीम खिला कर लाऊंगा और ना ही किसी मामले में तुमसे तुम्हारे उल्टे सीधे मशवरे सुनूंगा। बोलो मंजूर है? और इसी वक्त सारे हिसाब बाग वो इसी वक्त सारे हिसाब बाग करने को तैयार खड़ा था। हाँ, उससे पर सोच अंदाज इख्तियार किया। ये तो मंजूर है, लेकिन तुम भी वादा करो कि वक्त बे वक्त डांटा नहीं करोगे मुझे। अगर तुम डांट खाने वाले काम करोगी तो डांटूंगा, बिल्कुल डांटूंगा। वो खामखा फैल गया। एवें मुझे डांटने वाले शोर बिल्कुल नहीं पसंद। और बाय द वे तुम इतना रौब किस खुशी में जा रहे हो? झटके से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते हुए वो अपनी जूम में वापस आई। वो इसकी नरमी से सरासर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। अच्छा फिर कैसी शोर पसंद है तुम्हें? हारिस ने मुस्कुराहट दबाते हुए मालूमात चाही। मुझे उसने संजीदगी से कुछ बताना चाहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही गड़बड़ा गई। आंखों में भरपूर दिलचस्पी लिए वो उसी को देख रहा था। लबों पर शरीर से मुस्कुराहट थी। हटो, मैं नहीं बता रही। वो कुछ खफा सी होकर उसे साइड पर करके बाहर निकलने लगी। अच्छा रुको, बात तो मुकम्मल करने दो। बिलीव मी यार, पूरी संजीदगी से सुनूंगा। हारिस ने पीछे से आवाज़ लगाई थी, जिसे सुनी अनसुनी करते हुए वो निकलती चली गई। अलबत्ता इस बार उसने मुस्कुराहट रोकने की कोशिश नहीं की थी। सामने से नहायत घबराई और सूरत लिए अबीरा भागी चली आ रही थी। क्या हुआ? सूरत हाल दादी जान के बयान के बरअक्स थी। एक नज़र अनीज़ा के शर्माए हुए चेहरे पर डालकर उसने दरवाजे पर इसातदा हार इस्तादा हारिस को देखा, जिसके चेहरे पर इत्मीनान और लबों पर मुस्कुराहट थी। यानी कि अबीरा ने कुछ अंदाज़ा लगाना चाहा। वाकई अंदाजे की तस्दीक के लिए उसने बारी बारी दोनों को देखा। अंदाज में कुछ बेयकीनी थी। हारिस ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। अनीज़ा ने भी मुस्कुराती आंखों के साथ जैसे उसकी तायीद की। ग्रेट! अबीरा नारा लगाती वापस हुई थी। अब भी दादी जान को जाकर तसल्ली भी तो देना थी, जो दोनों की माओं को पकड़े उनकी औलादों के मुतवक्का मुस्तकबिल पर रोशनी डाल रही थी। अब मुस्तकबिल यकीनन ताबनाक था। मोहब्बत ने दो दिलों में अपना एहसास जो पैदा कर दिया था। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट सा क्लासिक सा नावल, डाइजेस्ट नावल। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, पढ़कर मज़ा आया। अल्लाह हाफिज़।